अच्छा सर, अब हम एक दूसरे स्टेज के ऊपर लेके चलते हैं कि अगर आपके पास हमारी ही कंपनी के अंदर कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऐसे हों जिसको हम ऑप्शन दे कि आप अपने शेयर्स को कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब देखें, ये बड़ी एक अहम बात है क्योंकि बच्चे इसमें मिक्सअप कर देते हैं कॉन्सेप्ट्स को। थोड़ा फोकस होकर वापस से समझते हैं, सुकून से सुनना मेरी बात भाई। इससे पहले जो हमने केस किया उसमें मैंने लोगों से पैसे लिए थे, सही है जी, उधार की मद में, यानी मैंने बॉन्ड या डिबेंचर इशू किए हुए थे, सही है जी। वो एक इंस्ट्रूमेंट था, वो एक लाइबिलिटी का पन्ना था, यानी भाई मैंने लोगों से पैसे लिए थे लाइबिलिटी की मद में। और मैंने ये कहा था कि जब आप मुझसे पैसे मांगने आए तो आपके पास एक ऑप्शन है, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप चाहें तो मुझसे मेरी कंपनी के शेयर्स ले लीजिएगा इंस्टेड ऑफ कैश, यानी मैं आपको कैश नहीं दूंगा, अपनी कंपनी के शेयर्स दे दूंगा, और वो भी जो भी स्कीम में तय हुआ है उसके मुताबिक। यानी अगर आपने, जैसे मैंने इससे पहले एग्जांपल दी आपको कि 10,000 बॉन्ड या डिबेंचर इशू हुए हुए थे, तो हर एक बॉन्ड या डिबेंचर कन्वर्टेबल होता है इनटू 2 शेयर्स, इनटू 3 शेयर्स या व्हाटसोएवर जो भी अरेंजमेंट है। और फिर मैंने ये भी बता दिया था कि वो उसको एक्सरसाइज तब करेगा जब उसके लिए बेनिफिशियल होगा। वो तो हो गई डेट वाली बात, लायबिलिटी वाली बात। अब जो मैं बात करने लगा हूं वो मैं कह रहा हूं कि आपने जो लोगों से पैसे लिए वो लोग कौन थे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे। कौन थे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। मैं यहां पे रिडीमेबल नहीं कह रहा, मैं कन्वर्टेबल कह रहा हूं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिडीमेबल एंड कन्वर्टेबल। रिडीमेबल का मतलब होता है अपने पैसे वापस करने, कन्वर्टेबल का मतलब है आपने उसको ऑप्शन दिया हुआ है, चाहे तो आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स को ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट कर दें। अच्छा, आप जाहिर सी बात है वो बोलेगा भाई मेरा फायदा क्या है इसमें? भाई मैं कहूंगा अगर आपको कभी लगे, आपका कभी दिल हो कि यार आप चाहते हैं कि आप प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेशन करें कंपनी के एज अ होल, क्योंकि अभी तो आपका रिटर्न फिक्स है ना, उससे ऊपर आपको मिलेगा नहीं, पर अगर कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बन जाते हैं तो आपको रिटर्न मिल जाएगा ज्यादा, अगर हमने बांटा ज्यादा, क्योंकि आपकी रिमेनिंग प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेशन होगी। तो खैर ये कंपनीज इसलिए भी करती हैं कि ताकि जब हम बंदे से पैसे ले रहे हैं एक तो उसको रिटर्न फिक्स दे दें, और दूसरा एक इंसेंटिव दे दें, चलो आपको हमने एक और मौका भी दिया, आप जब चाहें अपने इन प्रेफरेंस शेयर्स को ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो यहां पे ये जो दो बंदे हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं आपको, वहां पे एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, दूसरा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है। तो यहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम चाहे तो अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सरेंडर करके, अपने प्रेफरेंस शेयर्स को सरेंडर करके ऑर्डिनरी शेयर्स एक्सरसाइज कर सकता है। तो सर इससे डाइल्यूटेड ईपीएस का क्या ताल्लुक है? भाई इससे डाइल्यूटेड ईपीएस का ये ताल्लुक है कि कल को अगर ये कन्वर्ट हो गए, अगेन कह रहा हूं ना, अभी तो उसकी इलस्ट्रेशन पूरी बनाते हैं हम, मैं कह रहा हूं कल को अगर ये कन्वर्ट हो गए तो ये भी तो आपके जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो आपके ऑर्डिनरी नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो जब बच्चों ऑर्डिनरी नंबर ऑफ शेयर्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी ईपीएस कम हो जाएगी। तो ये भी एक सोचने की बात है। भाई देखो आपने अभी तो बेसिकली शेयर होल्डर को बता दिया ना कि भाई आपने अभी इतना कमा लिया है, बेसिकली आपने अभी शेयर होल्डर को बता दिया कि भाई शेयर होल्डर भाई साहब आपने अभी इतना कमा लिया है, बट हो सकता है कि अब मैं निकालूंगा डाइल्यूटेड ईपीएस, ये उसके अलावा है। एक वो कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट था, वो डेट था, ये भी एक कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है, ये इक्विटी है, यानी एक इक्विटी दूसरी इक्विटी में कन्वर्ट होती है, बट अगेन इट विल इंपैक्ट अर्निंग्स ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। अब इसको कैसे अकाउंट फॉर करना है वो भी देख लेते हैं, पर आई होप आपको एक व्यू क्लियर हो गया होगा, एक विजन क्लियर हो गया होगा कि कहने का मकसद ये है कि अब जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज करेंगे और ये भी प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन करेंगे। तो जो आपके पास प्रॉफिट आया हुआ होगा तो वो इनमें भी बटेगा, जब इनमें भी बटेगा तो जाहिर सी बात है हकदार ज्यादा हो जाएंगे, तो पर शेयर की अर्निंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसको देखते हैं कि कैसे लेके चलना है आगे। हमने कहा सर, हमने जब आज तक सीखा है तो आपके पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर की दो कैटेगरीज थी। एक था आपके पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ऐसा ही है। अच्छा, अब जब मैं आपको कहूं कि सर जब आपके पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर था तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे, आप ही ने मुझे बताया था कि सर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता है डेट, ऐसा ही है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता है, क्या होता है? डेट होता है, उधार होता है। अच्छा, और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर यानी उधार के ऊपर, बच्चों उधार के ऊपर जो मैं रिटर्न प्रोवाइड करता हूं, वो क्या होता है सर? उसके ऊपर जो मैं रिटर्न प्रोवाइड करता हूं वो होता है इंटरेस्ट। तो आप जरा एक व्यू लगाएं, एक मैपिंग लगाएं। आप जब बेसिक ईपीएस निकालते हैं तो बेसिक ईपीएस के लिए शुरू कहां से करते हैं? आप बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऐसा ही है। आपने कहा XYZ अमाउंट आती है।
अच्छा, उस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से, यहाँ पे अमाउंट भी रख लेते हैं ताकि वो ज़्यादा रेलेवेंट हो जाए, मैंने कहा सर अमाउंट रख ली मैंने आपके लिए 1.5 मिलियन की, सही है जी। आपने कहा कि भाई हमने अमाउंट रख दी 1.5 मिलियन की। इसको थोड़ा सा यूं करते हैं क्योंकि जब भी हम ये ऐड करते हैं तो इट डेफिनेटली चेंजेस द फॉर्मेटिंग। ओके, हमने कहा 1.5 मिलियन की, इसमें से प्लीज सुनिएगा खुदा के वास्ते, प्लीज सुनिएगा खुदा के वास्ते, इसमें से आप क्या माइनस कराते हैं? इररिडीमेबल का रिटर्न। ऐसा ही है, इररिडीमेबल का जो रिटर्न होता है वो यहां से माइनस होता है। पर क्या आपको एक बात पता है, बच्चों, कि जब आप ये हरकत कर रहे होते हैं कि इररिडीमेबल का रिटर्न माइनस करवाते हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि आपने जब बेसिक ईपीएस निकालनी होती थी, बेसिक ईपीएस, तो क्या आपको ये बात याद आ रही है क्लैरिटी के साथ कि आपने बेसिक ईपीएस निकालते वक्त ये वाला जो इंटरेस्ट है, इसको क्या किया था? इग्नोर किया था, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से क्या हुआ था? माइनस हुआ हुआ था। इंटरेस्ट ऑन रिडीमेबल ऑलरेडी डिडक्टेड। तो हमने क्या किया हुआ था? इसको इग्नोर किया हुआ था। कौन सी ईपीएस निकालते वक्त? अगेन तुमसे मैं पूछ रहा हूं, कौन सी ईपीएस निकालते वक्त? सब बेसिक ईपीएस निकालते वक्त। तो हमने कहा भाई जब बेसिक ईपीएस निकालते वक्त हमने इसको इग्नोर किया था, इसलिए किया था क्योंकि ये तो वो पैसे थे जो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के थे, वो भी रिडीमेबल वाले। तो हमने कहा वो माइनस हुए में तो हमने कुछ भी नहीं किया था, होने भी चाहिए माइनस, क्योंकि हम अर्निंग देख रहे थे किसकी? सर हम अर्निंग देख रहे थे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की। तो हम कह रहे थे कि भाई पैसे सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के बचने चाहिए, तो हमने इसलिए कुछ भी नहीं किया था क्योंकि ऑलरेडी माइनस हुआ था। बट अब बेसिक ईपीएस निकालते वक्त तो आप यही काम करेंगे जो अब तक करते आए थे। बट अब अगेन अब सीखने की बात है। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं ट्रीटमेंट, सर ट्रीटमेंट आप लोगों के लिए। अच्छा भाई, ट्रीटमेंट क्या है? डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते वक्त डाइल्यूटेड ईपीएस ट्रीटमेंट, सही जी। इसको थोड़ा सा ब्रॉडर कर लेते हैं। मैंने कहा सर डाइल्यूटेड ईपीएस की ट्रीटमेंट क्या है वो सीख लेते हैं। हमने कहा डाइल्यूटेड ईपीएस की ट्रीटमेंट ये है कि ऐड बैक इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। पहले इसको नीचे ले आते हैं, हमने कहा इसको थोड़ा सा सही करते हैं। अच्छा, मैंने क्या किया? ऐड बैक करना है इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। अच्छा, आप मुझे बात समझिएगा, दिस इज एज गुड एज जो अभी आपने पीछे कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स में बात की थी। भाई अगर इंटरेस्ट माइनस हुआ था तो आपने बेसिक ईपीएस में बोला होना चाहिए, वो तो शेयर होल्डर के पैसे ही नहीं थे। पर अब मैं कह रहा हूं कि अगर यही रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर कन्वर्ट हो गए, तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर कन्वर्ट हो गए तो इनका इंटरेस्ट बचेगा, इनको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा हमें। तो जो इंटरेस्ट बचेगा उस पर टैक्स भी दूंगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे? मैंने कहा ऐड बैक कर दे इंटरेस्ट, वो भी नेट ऑफ टैक्स। और अगेन क्या सिर्फ ये होगा या दूसरी चीज भी होगी? सर दूसरी चीज भी होगी। दूसरी चीज ये होगी जो अभी मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। दूसरी चीज बच्चों ये होगी कि ऐड नंबर ऑफ पोटेंशियल शेयर्स। भाई अभी ये जो कन्वर्ट होंगे तो क्या ये सिर्फ कन्वर्ट होंगे, अर्निंग्स में बचत होगी, या नंबर ऑफ शेयर्स भी इनहांस होंगे? सर नंबर ऑफ भी शेयर्स इनहांस होंगे। तो क्या हम लिख देते हैं कि समरी में एज गुड एज डेड इंस्ट्रूमेंट, समरी के अंदर एज गुड एज डेड इंस्ट्रूमेंट, सही है जी। हमने कहा भाई समरी के अंदर ये एज गुड एज डेड इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमने अभी पीछे सीखा था। सेम ट्रीटमेंट है, इसकी सेम ट्रीटमेंट है, खाली समझाने के लिए यहाँ पे। खैर आज के बाद मैं आपको सवाल दूं तो आप सबसे पहले निकाल लेंगे बेसिक ईपीएस, कंसिडरिंग के आपके पास कोई भी कन्वर्टेबल पोटेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। आप वैसे ही काम करें जैसे बेसिक ईपीएस निकालते हैं। फिर आपको याद आया कि यार मेरी किताबों के अंदर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। अच्छा, फिर आपने सोचा यार रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो मैंने बेसिक ईपीएस निकालते वक्त तो इसके ऊपर आने वाले रिटर्न को इग्नोर किया था। क्यों किया था? क्योंकि ऑलरेडी लेस हुआ था। तो हमने कहा सही है, वो तो सही था ना, हम तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की अर्निंग निकाल लेते। पर अब मैं कह रहा हूं व्हाट इफ सिनेरियो भी बताओ। पर अब आपके पास क्या कन्वर्टेबल डेट है या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस इंस्ट्रूमेंट है? यानी आपने कहा कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस इंस्ट्रूमेंट का मतलब यह है कि भाई वो ऑलरेडी डेट है, सेम एज डेट है, खाली उसका नाम प्रेफरेंस शेयर और पीछे रिडीमेबल लगा हुआ है। तो दिस इज एज गुड एज योर डेड इंस्ट्रूमेंट। तो जाहिर सी बात है आपको याद आएगा इसमें से इंटरेस्ट माइनस हुआ है, तो अगर ये भी कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो इंटरेस्ट की बचत हो जाएगी। बट अगेन क्या सिर्फ इंटरेस्ट की बचत होगी या नंबर ऑफ शेयर्स भी इनहांस होंगे? सर नंबर ऑफ शेयर्स भी इनहांस होंगे, तो वो भी आप इसमें क्या करेंगे? ऐड बैक कर देंगे। बात क्लियर है? तो वो तो यही बात हो गई कौन सी वाली? डेड इंस्ट्रूमेंट वाली। अब आगे लेके चलते हैं।
अब आगे लेके चलते हैं। मैंने कहा सर इधर आ जाएं, आपने कहा सर अब लगा देते हैं यहाँ पे इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा आपको ये बात तो पता है ना कि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर बेसिकली योर इक्विटी, आर बेसिकली योर इक्विटी। ये हमने लिख दिया है यहाँ पर। ये एक रिकैप है पूरा, एक समरी आपके लिए जो मैं बता रहा हूँ। आपने कहा कि सर अगर मैं इसके दो हिस्से करूं तो आपको याद आ रहा होगा यहां पे था क्यूमुलेटिव, सही है जी, और यहां पे हो गया नॉन क्यूमुलेटिव। अच्छा जी, जब आपने क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव किया तो आपने कहा कि सर हम इसको यहां पे भी ब्रेक कर लेते हैं ताकि ये सुंदरता से आ जाए आपके पास। मैंने कहा सर मुझे बताएं क्यूमुलेटिव के अंदर बेसिक ईपीएस निकालते वक्त, अच्छा क्योंकि देखिए कनेक्ट आपने ही करना है, कनेक्ट आपने ही करना है बच्चों, तो प्लीज़ यहाँ पे आपने फोकस बनाए रखना है अपना, क्योंकि ये वैसे आसान हो जाएगा अगर आपने समरी समझ ली, वरना आराम हो जाएगा आपके लिए ज़िंदगी का। तो ये यूँ देख लेते हैं। अच्छा क्यूमुलेटिव के ऊपर वाइल कैलकुलेटिंग बेसिक ईपीएस, वाइल कैलकुलेटिंग बेसिक ईपीएस, तो मैं आपको बताता हूँ आपने क्या किया था। जब आप बेसिक ईपीएस निकाल रहे थे, बेसिक ईपीएस यानी बेसिक अर्निंग पर शेयर, तो आपने क्या किया था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से क्यूमुलेटिव क्या किया था, लेस किया था। ऐसा ही है, क्यूमुलेटिव आपने लेस किया था। अच्छा क्यूमुलेटिव आपने लेस किया था इररिस्पेक्टिव ऑफ डिक्लेरेशन, या लिख देता हूं ऑलवेज। अच्छा अब जरा बात समझिएगा, अब ज़रा बात समझिएगा, क्या आप ये बात मानते हैं कि आपने जब बेसिक ईपीएस निकाली होगी, आपने देखा था कि भाई आपको जो ईपीएस निकालनी होती है वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की निकालनी होती है। तो जब आप ईपीएस निकालने लगे थे तो आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को पिक किया, आपने बोला इसमें से इंटरेस्ट तो माइनस हुआ है उसको रहने दो, होना भी चाहिए। फिर आपने सोचा था यार कोई इररिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स तो नहीं है, क्योंकि इस पैसे में से वो भी तो लेकर जाएंगे ना, चाहे डिक्लेयर करूं या ना करूं। तो आपने इसको भी कटा दिया था, इसको भी कटा दिया था, याद करिएगा, इसको भी माइनस किया था, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद माइनस किया था, आपने माइनस किया था। तो ये जो पैसे बच गए थे वो किसके बच गए थे, ऑर्डिनरी शेयर्स के पैसे बच गए थे। ऐसा ही है। फिर इसके बाद आपने क्या किया था बच्चों, फिर इसके बाद आपने ये किया था, इसको मैं ज़रा यहाँ पर ले आऊँ। फिर इसके बाद आपने क्या किया था, इसके बाद आपने निकालनी होती है डाइल्यूटेड ईपीएस। इसके बाद आपने क्या निकालनी होती है, डाइल्यूटेड ईपीएस। अच्छा डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर आप क्या करते हैं, प्रॉफिट ऑफ ऑर्डिनरी से शुरू करते हैं ना, बेसिक ईपीएस के लिए जो निकाला हुआ होता है, यहाँ से शुरू करते हैं, ये वाला हिस्सा उठाएंगे आप, ऐसा ही ये वाला हिस्सा उठाएंगे। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि ये जो इररिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं ये भी कन्वर्टेबल हैं, यानी इनके पास ऑप्शन है, ये चाहें तो अपने इन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जब ये लिखा हुआ हो किसी सवाल के अंदर कि ये क्यूमुलेटिव इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो अब मेरा आपसे बहुत सुकून और तामुल से एक सवाल का जवाब दे दें मेरे, क्या आप ये बात मानते हैं कि अब इंटरेस्ट की सेविंग नहीं होगी, अब डिविडेंड की सेविंग होगी? क्योंकि आपने टेक्निकली इररिडीमेबल वालों को तो डिविडेंड देना होता है ना, इररिडीमेबल वालों को तो डिविडेंड देना होता है, और क्यूमुलेटिव में तो चाहे डिक्लेयर हो या ना हो। तो क्या हम ये कह सकते हैं, इसको ऐड कर दूंगा मैं ऑलवेज, अगर ये क्यूमुलेटिव नेचर के कन्वर्टेबल हैं, यानी जो ऊपर से आपने अमाउंट माइनस की थी, सही है, विदाउट टैक्स इम्पैक्ट। सर ये वाली बात नहीं समझ आई कि विदाउट टैक्स इम्पैक्ट का मतलब क्या है। भाई विदाउट टैक्स इम्पैक्ट का मतलब यह है कि आपने जो डिविडेंड बांटा होता है वो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट से बांटा होता है ना, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपने जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया था ये वाला क्यूमुलेटिव वाला, ये आफ्टर टैक्स ही था ना, तो खाली आपने उसको डिविडेंड दे दिया। अब वो विथहोल्डिंग की बात अलग होती है कि आप उसका टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा कराते हैं, वो उसका टैक्स होता है, पर ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है। ये जो आपकी अमाउंट है ना, ये क्यूमुलेटिव वाली जो तुमने माइनस की थी, ये कोई इंटरेस्ट की सेविंग नहीं है, ये डिविडेंड की बचत है, ये तो इक्विटी से जाता है,
ये तो इक्विटी से जाता है। तो अब क्या मैं कह सकता हूं, कि जब आप बेसिक ईपीएस निकाल रहे थे तो आपने डेफिनेटली इसको माइनस किया होगा, चाहे वो डिक्लेयर किया हो या ना किया हो। आपने अपने आप से सवाल किया, सवाल के अंदर कि क्या कोई क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं? यस, बस काफी ये नहीं है, क्या क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स हैं? अगर जवाब आ गया यस, तो आप बोलेंगे सही है भाई, पहले तो बेसिकली मैंने बता दिया, इतने कमा लिया आपने। पर अगर ये भी कन्वर्ट हो जाते, कौन? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो अब जो हमने उनको डिविडेंड दिया था वो डिविडेंड उनको देने की नीड नहीं होती, तो वो डिविडेंड की बचत हो जाती। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, देखो ऐड बैक कर दिया, पर टैक्स का इंपैक्ट नहीं लिया, क्योंकि भाई डिविडेंड का बंटवारा जो होता है वो ऑलरेडी आफ्टर टैक्स से होता है, ये कोई इनकम थोड़ी नहीं, तो डिविडेंड की बचत है, तो आपने इसको हमेशा ऐड बैक कर दिया। अच्छा, तो फिर सेकंड ट्रीटमेंट क्या है सर? ऐड बैक नंबर ऑफ शेयर्स, ऐड बैक नंबर ऑफ शेयर्स। तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स भी ऐड कर लेने पर। अगेन सर आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि बेसिक में क्या कहते हैं, डाइल्यूटेड में क्या कर रहा हूं। अगेन आप बेसिक ईपीएस निकाल रहे हैं, बेसिक ईपीएस निकालते वक्त आपने रिडीमेबल प्रेफरेंस, रिडीमेबल उस साइड वाला, रिडीमेबल वाली की बात कर रहा हूं मैं, रिडीमेबल पे आने वाले इंटरेस्ट को आपने इग्नोर किया था। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी लेस हुआ था, आप ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की अर्निंग पर शेयर निकाले था, आपने कहा रहने तो लेस हुआ है, कोई मसले वाली बात नहीं, मुझे तो पैसा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का ही चाहिए, आपने उसको रख के बेसिक ईपीएस निकाल दी। फिर आपको याद आया कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो सवाल में दिए हुए हैं वो कन्वर्टेबल हैं, तो हम कहेंगे अगर ये कन्वर्ट हो जाते तो व्हाट इफ सिनेरियो बताऊंगा, अगर ये कन्वर्ट हो जाते तो मेरे इंटरेस्ट की बचत हो जाती, तो उस पर टैक्स भी लगता, और नंबर ऑफ शेयर्स भी इंक्रीज हो जाते, तो जब नंबर ऑफ शेयर्स भी इंक्रीज हो जाते हैं तो मेरी अर्निंग्स भी इंक्रीज होती, नंबर ऑफ शेयर्स में पार्टिसिपेशन ज्यादा होती, तो अब जो रिजल्टिंग प्रॉफिट है वो उन सब में बढ़ता, तो मेरी ईपीएस डाइल्यूट हो जाती। अब इधर आ जाएं आप इस साइड पे। अच्छा, ये साइड है आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वाला, यानी इररिडीमेबल साइड। इररिडीमेबल भी कौन सा? क्यूमुलेटिव। इररिडीमेबल भी कौन सा? क्यूमुलेटिव। अच्छा, इररिडीमेबल में क्यूमुलेटिव का मतलब यह है कि जब आप बेसिक ईपीएस निकाल रहे थे तो आपने कहा प्रॉफिट जो है वो सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का नहीं है, क्योंकि ये प्रॉफिट जब रिटेन अर्निंग में जाएगा तो इसमें से एक पैसा लाजमी 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 क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर ले जाएंगे। अगेन मैं क्या कह रहा हूं, लाजमी 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 क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर इसमें से वो पैसा लेकर चले जाएंगे। बात याद आ रही है? अच्छा, खैर, तो हमने क्या किया था, इररिस्पेक्टिव डिक्लेरेशन माइनस कर दिया था, बेसिक ईपीएस निकाल ली भाई, हमने कहा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर भाई साहब बेसिकली आपने इतना कमाया। पर अब अगर मैं कह दूं यही इररिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स, तो मैं कहूंगा कि भाई अब व्हाट इफ सिनेरियो, इसके लिए भी बताना होगा कि अगर ये कन्वर्ट हो जाते तो ये जो डिविडेंड ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हमने इसको आपके पैसे में से दिया था वो बच जाता। पर मसला ये है कि सिर्फ वो नहीं बचता, फिर ये चौरंगियां भी प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करती हैं, तो हमने कहा उसके नंबर ऑफ शेयर्स भी ऐड करो। तो ये बात समझ आई कि हम यहाँ पे ऐड बैक करेंगे विदाउट टैक्स इंपैक्ट और ऐड बैक करेंगे नंबर ऑफ शेयर, जो अभी हम करते हैं। अच्छा, अगर इस साइड आ जाएं, इस साइड आ जाएं, तो इस साइड तो सर क्या हम कह सकते हैं, ओनली डिक्लेरेशन पे क्या हम कह सकते हैं कि बच्चों मैंने यहां से लेस किया होगा नॉन क्यूमुलेटिव, सही जी, नॉन क्यूमुलेटिव ओनली व्हेन डिक्लेयर्ड, यानी भाई लॉजिकल सी बात है, मैंने आपको ये सिखाया हुआ है बेसिक ईपीएस निकालते वक्त, ये तो मैंने तभी माइनस किया होगा जब मैंने क्या किया होगा सर, डिक्लेयर किया होगा, ऐसा ही है। ये कहां चला गया भाई? ओके, तो सर हमें बात याद आ रही है कि ये कब माइनस किया होगा, ओनली व्हेन डिक्लेयर्ड। अब बात समझिएगा, आप पहले तो बेसिक ईपीएस की कहानी पक्की रखें, ये तुम लोगों के लिए समझिए, ये 2 पेज का जो पूरा वो है ना आईएफआरएस, ये मैंने तुम्हें ये पूरा कॉन्सेप्ट एक पेज पे लाके दे रहा हूँ, बस सुकून से समझें इस बात को, ग्रैब करें इस चीज़ को। मैंने ये कहा बच्चों, अगर मैं ये कहूँ कि यार आप बेसिक ईपीएस निकाल रहे थे, तो बेसिक ईपीएस निकालते वक्त आपने अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से ये नॉन क्यूमुलेटिव का रिटर्न कब माइनस किया था? सर ये नॉन क्यूमुलेटिव का रिटर्न आपने तब माइनस किया था जब आप कह रहे थे कि ये डिक्लेयर हो चुका था, तो प्रॉफिट्स में इनकी इस साल की इंटाइटलमेंट बनी ही तब थी जब आपने डिक्लेयर किया था, तो आपने माइनस कर दिया था, जो पैसा बचा था वो किसका था? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का। तो आपने इस पर बेसिकली रख के बेसिक ईपीएस निकाल ली थी। अच्छा, अब हम आ जाएं, सही जी, अब हम आ जाते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस पे। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं यहाँ पे इस साइड पे प्रॉफिट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, तो वही आपने उठा लिया ये। पर अब मेरा आपसे सवाल है कि यहाँ पे ऐड बैक करूँगा ओनली व्हेन डिक्लेयर्ड, यानी अगेन अब सवाल ये है मेरा आपसे, अगर मैं कहूँ आपको एक सवाल दिया हुआ है
उसके अंदर आपके पास सवाल में ना रिडीमेबल है ना क्यूमुलेटिव है, सिर्फ नॉन क्यूमुलेटिव है। बहुत सुकून से समझना, सिर्फ नॉन क्यूमुलेटिव है। तो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर पर रिटर्न आपने कब माइनस किया होगा? जब डिक्लेयर हुआ होगा बेसिक ईपीएस निकालते हुए, आपने उसको माइनस कर दिया। अगर डिक्लेयर, अज्यूम करता हूं पहला केस डिक्लेयर हो गया था, माइनस कर दिया, आप निकालने आ गए बेसिक ईपीएस के बाद डाइल्यूटेड ईपीएस। अच्छा, डाइल्यूटेड ईपीएस पे आपने आके देखा कि कोई उसमें कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं है, तो कहानी खत्म, डाइल्यूटेड निकलेगी नहीं। अच्छा, आपने देखा कि कन्वर्जन का ऑप्शन है, तो आपको याद आएगा यार अगर कन्वर्जन का ऑप्शन है तो ईपीएस तो फॉर द ईयर निकलती है ना, ईपीएस फॉर द ईयर निकलती है। तो फॉर द ईयर अगर ये कन्वर्ट हो जाते शुरू में ही, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर ये शुरू में ही बच्चों कन्वर्ट हो जाते, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इनके डिविडेंड को जो मैंने डिक्लेरेशन पे माइनस किया था वो बचत हो जाती, तो वो भी बच जाता। पर अगेन वो बचत कब होती? जब डिक्लेयर हुआ होता। अगर डिक्लेयर ही नहीं हुआ होता तो मैं ऐड बैक भी क्यों करता? तो पहला केस कर लेते हैं, यानी डिक्लेरेशन हुई हुई है। अच्छा, डिक्लेरेशन हुई हुई है तो मैं अपने शेयर होल्डर को बताऊंगा यार जानिए देखो, बेसिकली तुमने उतना कमा लिया, बट इनके पास कन्वर्जन ऑप्शन है। अगर ये कन्वर्जन ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेते तो इनको जो डिक्लेरेशन पे डिविडेंड दिया गया था वो भी बच जाता। तो उसको हम क्या करेंगे? ऐड बैक कर लेंगे, और हम यहाँ पे ऐड बैक कर लेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। दूसरा केस सीखें, मैंने कहा आपके पास बेसिक ईपीएस निकाल लेते, आपने देखा नॉन क्यूमुलेटिव इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मौजूद है, तो आपने कहा डिक्लेरेशन नहीं है, आपने बेसिक ईपीएस निकालते वक्त कुछ भी माइनस नहीं किया, बेसिक ईपीएस निकालते वक्त कुछ भी माइनस नहीं किया, ये बात तय हो गई। अच्छा, अब आप आ गए डाइल्यूटेड ईपीएस पे। डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते वक्त आपने देखा कि नॉन क्यूमुलेटिव इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैज द ऑप्शन टू कन्वर्ट देयर शेयर्स इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स। अच्छा, आपने कहा यार इनके पास ऑप्शन तो है, इसका डाइल्यूशन इंपैक्ट तो बताना होगा, क्योंकि व्हाट इफ सिनेरियो तो बताऊंगा। पर अगेन आप अपने शेयर होल्डर को ये कहोगे ना कि भाई आपका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें से जब माइनस ही नहीं हुआ था कुछ, तो ऐड बैक भी नहीं करूंगा, क्योंकि आप कहेंगे ईपीएस फॉर द ईयर में अगर ये हो भी जाता, ईपीएस फॉर द ईयर में जानी अगर ये हो भी जाता तो कोई बचत ही नहीं होती ना, क्योंकि बचत इसलिए नहीं होती कुछ माइनस ही नहीं किया था। तो तभी तो यहां पे लिखा है ऐड बैक ओनली व्हेन डिक्लेयर्ड, जब डिक्लेयर हुआ होगा ऊपर माइनस भी तब किया होगा, तो ऐड बैक भी तब करना। बात समझ आ रही है? तो खैर दूसरे केस के अंदर हमने बेसिक ईपीएस निकाली, बेसिक ईपीएस निकालते वक्त हमने माइनस कब किया होगा? ओनली व्हेन डिक्लेयर। मैं कह रहा हूं डिक्लेयर नहीं हुआ, तो बेसिक ईपीएस निकालते वक्त आपने एक चीज माइनस ही नहीं की, तो आपने कहा जो पैसे हैं आप ही के हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर भाई साहब। तो आपने कहा जब आप डाइल्यूटेड ईपीएस पे आए, तो डाइल्यूटेड ईपीएस पे आके आपने अब उसको बताना है व्हाट इफ सिनेरियो, कि व्हाट इफ ये कन्वर्ट हो जाते तो क्या होता। तो भाई व्हाट इफ अगर ये कन्वर्ट हो जाते तो क्या कोई डिविडेंड की बचत होती या नहीं होती? भाई मैं कह रहा हूं डिविडेंड की बचत होती ही नहीं, क्योंकि बांटा ही नहीं है ना माइनस किया है। तो इसलिए हमने कहा बेसिकली जो आपने कमाया था कमाई तो वही है, पर एक फर्क है, अगर ये एक्सरसाइज कर लेते ऑप्शन तो नंबर ऑफ शेयर्स बेटा से वो नहीं होते जो आपके पास है, ये भी इंक्रीज होके तो इनके ऊपर भी वो अपोर्शन हो जाता, तो ईपीएस क्या हो जाती? कम हो जाती। तो सर आई होप आपको ये पूरी ओवरऑल समरी समझ आ गई होगी, इसको अच्छे से कॉपी करें, फिर इसके ऊपर एक सवाल करते हैं। जज़ाकल्लाह।